गाइस आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें मरवत साहब ने भेजी है। और ये जो स्टोरी है ये पार्टीशन के टाइम की स्टोरी है या उसके बिल्कुल बाद की स्टोरी है। ये बताते हैं कि जो इनके नाना थे यानी इनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने पार्टीशन जब हुआ था तो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया था। और जब शुरू में इन्होंने माइग्रेशन की थी या बॉर्डर क्रॉस किया था तो उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों पे खाना बदोशों की तरह, जिप्सीज़ की तरह जाते रहे, नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहे। और शुरू के 2-3 सालों में इन्होंने मुतादिद शहर, मुतादिद गांव तब्दील किए। जब ये शुरू में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए थे तो सबसे पहले लाहौर के करीब एक गांव मौजूद था, वहाँ गए थे। और फिर वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद बार बार अपनी रिहाइश को चेंज करते रहे, आगे बढ़ते चले गए। और इस तरह इन्होंने मुतादिद गांव या मुतादिद जगहों को तब्दील किया। इनके नाना का नाम अब्दुल कादिर था। और ये जो हिजरत कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे तो ये अकेले नहीं थे, इनके साथ पूरी की पूरी फैमिली मौजूद थी। या आप कहें कि तकरीबन 40 से 50 अफराद मौजूद थे। पूरा एक ख़ानदान था जो जगह जगह आगे बढ़ता चला जा रहा था। और ये एक अच्छी जगह के इंतज़ार में थे कि किसी अच्छी जगह जाके रुक सकें, वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम कर सकें, वहाँ अपनी तामीरात कर सकें और वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। अब्दुल कादिर साहब बताते हैं कि उन दिनों जब ये बार बार अपनी जगह को चेंज कर रहे थे या गांव से गांव हिजरत कर रहे थे, मज़ीद आगे बढ़ रहे थे, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब ये गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे तो सफ़र करते करते तकरीबन रात के 8 या 9 बज चुके थे। ये लोग आमतौर पे कोशिश करते थे कि जब ये हिजरत शुरू करें या माइग्रेशन करें तो मगरिब के बाद या मगरिब से पहले शुरू करें, शाम के टाइम में करें, ठंडे टाइम में करें, ताकि जितने भी लोग मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, वो बीमार ना हो सकें, उनकी तबीयत ख़राब ना हो सके। तो इसी तरह ये गांव से गांव जब तब्दील कर रहे थे तो इत्तेफाक से एक जगह पहुँचे। ये जो जगह थी इसमें चारों तरफ घने जंगलात मौजूद थे और इसके एक तरफ एक बहुत बड़ी सी नदी थी जो बह रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये पंजाब का ही हिस्सा है। पुराना दौर था, सर्विसेज मौजूद नहीं थी, फैसिलिटीज़ थी नहीं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं थी। तो एग्जैक्टली इनको नहीं पता था ये कहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इतना इनको कंफर्म था कि पंजाब के किसी गांव में, किसी जगह में ये मौजूद हैं। अब जब ये वहाँ पे पहुँचे तो क्योंकि मगरिब हो चुकी थी, इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि आज रात यहीं पे पड़ाव करेंगे और इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोगों ने अपना जो भी सामान था वो एक जगह रखा। उसके बाद खाने पीने की तैयारी करने लगे और खाना खाने के बाद इन लोगों को सोना था। पूरे दिन चलने के बाद या माइग्रेशन करने के बाद या वॉक करने के बाद ये लोग इस कदर थक जाते थे कि जैसे ही ये रात में लेटा करते थे वैसे ही इन सबको नींद आ जाती थी। और ऐसे ही हुआ कि जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से 90% लोग खाना खाने के बाद लेटते ही सो गए। अब इस काफ़िले के अंदर अब्दुल कादिर साहब, जिनकी ये स्टोरी है, वो जाग रहे थे और उनके साथ साथ 3-4 और बुज़ुर्ग मौजूद थे जो अभी जागे हुए थे। चाँद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद चाँद की आज 14वीं तारीख़ है। अब ये लोग बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि इनकी नज़र सामने एक पीपल के दरख्त के करीब पड़ी। इन लोगों ने देखा कि उस पीपल के दरख्त के करीब एक चेयर या कुर्सी रखी हुई है और उसको देख के गुमान होता है कि यकीनन यहाँ पे कोई रहता होगा या मौजूद होगा या हमसे पहले आया होगा, क्योंकि इतनी रात में या इतनी वीरान जगह पे या ऐसी जगह पे किसी कुर्सी का मिलना इसी चीज़ की अलामत थी कि यकीनन कोई ना कोई है जो यहाँ पे रहा करता है। बातें करते करते इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो उस पीपल के दरख्त की तरफ चलते हैं, जाके चेक करते हैं, हो सकता है कि किसी से हमारी वहाँ पे मुलाकात हो जाए। अब ये जैसे जैसे उस पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे के हंसने की या खेलने की आवाज़ मुसलसल आना शुरू हो गई है। और जैसे आमतौर पे बच्चे खिलखिला के हंसते हैं, वैसे ही कोई बच्चा था जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके ये उस पीपल के दरख्त की तरफ जा रहे थे और जैसे ही ये उस पीपल के दरख्त के करीब पहुँचे या उस चेयर के करीब पहुँचे तो इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया। रात का टाइम था लेकिन क्योंकि चाँद की रोशनी थी तो चारों तरफ जितना भी एरिया था तकरीबन सभी नज़र आ रहा था। इनकी नज़रें उस बच्चे की मुतलाशी थी जिसकी मुसलसल हंसने की या कहकह लगाने की आवाज़ें आ रही थी। अब जबकि ये उस बच्चे को तलाश कर रहे थे तो काफ़ी देर देखने के बावजूद इनको कोई बच्चा वहाँ पे नज़र नहीं आया।
इन लोगों ने सोचा कि वापस मुड़ते हैं और अपनी जगह पे या जहाँ पे जो दीगर ख़ानदान वाले मौजूद हैं वहीं जाके लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं। और यही सोच के ये वापस मुड़े। जैसे ही ये वापस मुड़े तो इनके मुड़ते ही ऐसा लगा किसी ने वो जो कुर्सी है उसको अपनी जगह से हिलाया है या नीचे गिरा दिया है। और जैसे ही कुर्सी के गिरने की या हिलने की आवाज़ आई, ये लोग वापस मुड़े। ये बताते हैं कि जब ये लोग वापस मुड़े तो इन्होंने देखा कि वो जो कुर्सी है उस कुर्सी के बिल्कुल बराबर में 5 या 6 साल का बच्चा है जो खड़ा हुआ है, और उसने कोई कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो न्यूड है, गंजा बच्चा है, उसके सर पे कोई बाल मौजूद नहीं है। अब इस बच्चे को देख के ये ताज्जुब का शिकार हुए, लेकिन एक उम्मीद थी जो जागी। इनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसके पेरेंट्स यहीं कहीं मौजूद हों, यह बच्चा खेलते खेलते यहाँ पे आ गया हो। अब यह आहिस्ता आहिस्ता करके जब वापस उस बच्चे की तरफ बढ़े या उस चेयर की तरफ जाने लगे या उस पीपल के दरख्त के नीचे की तरफ जाने लगे, तो जैसे जैसे ये मज़ीद बढ़ते चले गए वैसे वैसे इन्होंने उस बच्चे को देखना शुरू किया। इनके मुताबिक ये जो बच्चा था, इसके जो हाथ थे वो नॉर्मली जैसे बच्चों के हाथ होते हैं उनसे लंबे थे, यानी कि उसके हाथ इस कदर लटके हुए थे कि उसके घुटनों तक आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा स्किनी था, उसके जिस्म की साख्त पूरी नुमाया हो रही थी। ऐसा लग रहा था काफ़ी अरसे से उसने कुछ खाया नहीं है या फाके ज़दा है। अब जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि ये जो बच्चा है इसकी आंखों की जगह दो सुराख मौजूद हैं, यानी कि इसकी आंखों में डेले मौजूद नहीं हैं, इसकी आंखें बिल्कुल अंदर से खाली हैं। अब ये जो मंज़र था ना सिर्फ अब्दुल कादिर साहब ने देखा था, बल्कि इनके साथ साथ जितने भी लोग मौजूद थे सब इस चीज़ के गवाह थे कि बच्चे की जो हालत थी या जिस्मानी साख्त थी या जैसे उसकी आंखें थीं वो बहुत स्ट्रेंज थीं, नाकाबिल यकीन थीं और ख़ौफ में मुब्तला कर देने वाली थीं। अब जब इन्होंने इस तरह से देखा तो ये सारे के सारे एकदम रुक गए। ये लोग मज़ीद आगे नहीं बढ़े क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके इन पे खौफ तारी होना शुरू हो गया था और इनको अंदाज़ा हो गया था यकीनन ये किसी इंसान का बच्चा नहीं है। अभी ये वहाँ पे खड़े हुए इसको देख ही रहे थे और ख़ौफ का शिकार थे कि एकदम से कुछ सेकंड देखने के बाद वो जो बच्चा था इनसे पूछने लगा कि यहाँ पे क्यों आए हो। और जैसे ही उस बच्चे ने सवाल किया तो इनमें से जो अब्दुल कादिर साहब थे जिनकी ये स्टोरी है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, मुसाफिर हैं, हम एक अच्छी जगह की तलाश में हैं। अगर हम यहाँ पे एक रात गुजार लें तो उम्मीद है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वो जो बच्चा था वो हंसने लगा, कहने लगा कि एक रात क्या, यहाँ पे 2-3 रातें गुजार लें, लेकिन इस पूरे एरिया में आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलने वाली जिस जगह पे हम लोग मौजूद ना हो। अब ये सुन के ये जो अब्दुल कादिर साहब थे पुराने लोग थे, बहादुर लोग थे, हालांकि इनको पता था कि इनकी जिससे बातचीत हो रही है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है। इन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कहने लगा इस पूरे एरिया में तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक यहाँ पे सिर्फ हम जैसे ही लोग आबाद हैं। बेहतर यह है कि आप लोग यहाँ पे ना रुकें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो हम लोगों से हर रोज़ आपका आमना सामना होगा, आपका यहाँ पे रहना रुकना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद ये जो अब्दुल कादिर साहब थे इन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, आप रात तक हमें यहाँ पे रहने दें। जैसे तैसे ये लोग वापस आए, पूरी रात गुजारी और जितने भी लोग काफ़िले में मौजूद थे या जितने भी इनके ख़ानदान वाले थे किसी को भी इस वाक़े का ज़िक्र नहीं किया। और जब सुबह हुई तो सबसे यही कहा कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर मज़ीद चलने के बाद इन लोगों को एक जगह मिली और ये जो जगह थी यहाँ पे बहुत सुकून मौजूद था और जाते ही ऐसा लग रहा था कि ये जगह इनके लिए ही बनी है। वहाँ जाके इन लोगों ने अपना पड़ाव डाला, 2-4 दिन वहाँ पे गुजारे और वहाँ जाके ऑब्ज़र्व किया तो इस तरह की कोई मखलूक़ात या इस तरह की एंटिटीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और जब इनको यकीन हो चला कि ये जगह सुकून वाली है, पूरा मन है, तो यहीं पे इन लोगों ने अपना पड़ाव डाला, आहिस्ता आहिस्ता करके तामीरात शुरू की और वहीं पे एक गांव बसाया। ये बताते हैं कि आज भी वहाँ पे वो गांव मौजूद है जो हमारे ग्रैंडफादर्स ने आबाद किया था और आज भी उस एरिया से निकल के तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे जो एरिया है या जो गांव मौजूद हैं वो हाउंटेड हैं और वहाँ पे आज भी मुख्तलिफ़ लोगों ने जन्नात की प्रेजेंस को फ़ील किया है। कभी कभी इस तरह की मखलूक़ात आपके सामने इसलिए आती हैं कि वो आपकी मदद कर सकें। ये जो इनकी स्टोरी थी इसमें मुझे यही अंदाज़ा होता है कि वो बच्चा इनको इसीलिए नज़र आया था
कि उनको गाइड कर सके, इनको बता सके कि यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ से आपको मज़ीद आगे जाना है। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये राजेश साहब ने भेजी है और इनका ताल्लुक़ इंडिया से है। इनकी ये जो स्टोरी है ये 1950 की है और ये इनके परदादा की कहानी है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको जब स्टोरी बताऊं तो उनकी ही ज़बान में बताने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को सुनने में, समझने में आसानी हो सके। इनके परदादा बताते हैं कि इनका जो गांव था ये इंडिया का एक छोटा सा गांव था। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो ना होने के बराबर थी। ख़ास तौर पे एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन सिर्फ प्राइमरी तक मौजूद थी। अगर आप लोगों को मज़ीद पढ़ना है तो दूसरे शहर या दूसरे गांव जाना पड़ता था। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो गांव में जो जॉब मौजूद थी वो खेती बाड़ी की थी या इस नेचर की थी। जो मुहज़्ज़िब जॉब्स होती हैं वो इस गांव में अवेलेबल नहीं थी। लिहाजा जब इनके दादा ने बेसिक तालीम हासिल की तो उसके बाद मज़ीद तालीम इन्होंने दूसरे गांव से हासिल की और जैसे तैसे करके उस दौर में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जैसे ही इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो उस दौर के हिसाब से ये बहुत अच्छी एजुकेशन थी। इन्होंने फिर जॉब की तलाश शुरू कर दी। अपने गांव में तो इनके लिए जॉब का मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद इनको एक जॉब मिली। ये जो जॉब थी ये शहर में मौजूद थी और इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इनको लगातार 3 महीने काम करना था। 3 महीने काम करने के बाद 1 महीने की छुट्टी थी। लिहाजा शुरू में जब इन्होंने जॉब स्टार्ट की तो शुरू में इनको दुश्वारी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इनको आदत हो गई। जब भी इनको छुट्टियां मिलती तो ये फ़ौरन से अपने गांव वापस आ जाते और कोशिश करते कि पूरी छुट्टियां यहाँ से गुजारने के बाद वापस अपनी जॉब पे चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनकी फैमिली का जो गुज़र औक़ात था या गुज़र बसर था वो इसी जॉब पे था। इसी तरह एक दफ़ा जब इनकी छुट्टियां पड़ी तो ये अपने गाँव के लिए निकले। इनके गाँव जाने के लिए जो ट्रेन थी वो शाम को 6 बजे मिला करती थी और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे इनके गाँव उतारा करती थी। ये एज़ पर प्लान टाइम पे पहुंच गए थे। इत्तफाक से ट्रेन को आने में देर हो गई और ट्रेन के पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8:30 9 बज चुके थे। खैर जब ट्रेन आई तो इन्होंने शुक्र अदा किया और ट्रेन के अंदर सवार हो गए। इनको अपने गांव, अपने घर जाने की बहुत खुशी थी और ये किसी भी कीमत पे गांव पहुंचना चाहते थे। अब जब ट्रेन देर से निकली तो जाहिर सी बात है वो देर से पहुंची और जब ट्रेन इनके गांव पहुंची तो रात के तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम था। और जब ये स्टॉप पे उतरे तो स्टॉप से उतरते ही इनका ये ख्याल था कि इनको वहाँ पे कोई तांगा, कोई बग्गी, कोई इस तरह की कार्ट मिल जाएगी और इस कार्ट के ज़रिए ये अपने गांव पहुँच जाएंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन पे उतरे तो उतरते ही इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी बग्गी वाला, कोई भी तांगे वाला, कोई भी कार्ट वाला मौजूद नहीं है। काफ़ी देर तक ये वहाँ पे खड़े हुए वेट करते रहे, लेकिन इत्तफाक से वहाँ पे कोई भी नहीं आया। अब यहाँ से अगर इनके गांव की बात करें तो अगर पैदल सफ़र करें तो 1 से 1.5 घंटे का पैदल का रास्ता था। इन्होंने यही सोचा कि बजाय इसके मैं सुबह का इंतज़ार करूं, सुबह गांव जाऊं, मैं अभी यहाँ से चलना शुरू करता हूं और मैं 1 से 1.5 घंटे में पैदल चल के अपने गांव पहुँच जाऊँगा। अब ये जो इनके गांव का रास्ता था ये बहुत वीरान था, बहुत सुनसान था, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह मौजूद नहीं थी। ये जो रास्ता था ये कच्चा रास्ता था और इस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ मौजूद थे। इन्होंने ऊपर वाले का नाम लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके चलना शुरू किया और इनकी नीयत यही थी 1 से 1.5 घंटे का सफ़र मैं तय कर लूँगा, खैरियत से गांव पहुंच जाऊँगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और फिर जाने के बाद नाश्ता वगैरह करके अपनी नींद पूरी करूँगा। जैसे जैसे ये गांव की तरफ निकले वैसे वैसे इन्होंने महसूस किया कि फ़िज़ा में एक अजीब सा खौफ है और ऐसा लग रहा है कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। पहले जो ये आवाज़ें आ रही थी इनको डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था ये जो आवाज़ें हैं ये बहुत खौफनाक आवाज़ें हैं, डरा देने वाली आवाज़ें हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी औरत के रोने की या फिर उसके मातम करने की आवाज़ें हैं। ये इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब इनके दिमाग पे गांव जाने की चढ़ी हुई थी तो ये चलते चले आ रहे थे और इनको यही उम्मीद थी जैसे तैसे ये सफ़र कट जाएगा, जब अपने गांव पहुंच जाऊंगा तो सब भूल जाऊंगा, ये सब मेरे जहन से निकल जाएगा। इन्हीं ख्यालात में ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो आवाज़ें थी बढ़ती चली जा रही थी
और अब बाकायदा इनको लगने लगा था कि कोई पीछे से इनका नाम लेके इनको पुकार रहा है। पहले तो इनको लगा शायद इनका वहम है, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो इनको यकीन हो चला कि कोई है जो इनका नाम लेके इनको पुकारता है, और यकीनन ये किसी औरत की आवाज़ है जो इनका नाम लेके इनको पुकारती है। जो भी इनको अपनी चीज़ें आती थी वो पढ़ना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते रहे। खौफ बढ़ता चला जा रहा था। मुसलसल जो आवाज़ें आ रही थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी। खैर, जब ये मज़ीद आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि सामने से एक घोड़ा गाड़ी आ रही है, और जैसे ही इन्होंने घोड़ा गाड़ी देखी तो इनके दिल में उम्मीद जागी, और इनका यही ख्याल था कि घोड़ा गाड़ी वाले से बात करेंगे, उसको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रात में मुझे घर छोड़ दे, जितने पैसे मुझसे मांगेगा मैं उसको दे दूँगा। खैर, जब वो घोड़ा गाड़ी वाला करीब आया तो उसने एक टोपा पहना हुआ था और अपने ऊपर एक चादर डाली हुई थी। बज़ाहिर उसका चेहरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये करीब आया तो इन्होंने लपक के उसको बोला कि भाई, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा है, तुम जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। ये सुनने के बाद वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था उसने ना पैसे तय किए ना कोई बात की, और इनको इशारा किया कि बैठ जाओ। जैसे ही ये बैठे, इन्होंने अपने गांव का नाम बताया। वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था उसने इनके गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि जैसे ही ये मज़ीद अपने गांव की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, ये नोट कर रहे थे कि ये जो घोड़ा गाड़ी वाला है ये मुसलसल चुप है या खामोश है या कुछ भी नहीं बोल रहा। ये मुख्तलिफ़ हीले बहानों से उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाँ हूँ करता और इसके अलावा कोई भी जवाब नहीं देता। खैर, ये सीधा सीधा इनके गांव की तरफ जा रहा था, और ये बहुत खुश थे कि मुझसे बात करे या ना करे, इसने एक तो पैसों की बात नहीं की है, दूसरी चीज़ ये कि ये मेरे गांव की तरफ जा रहा है और ये मुझे मेरे घर छोड़ देगा। अभी तकरीबन आधा सफ़र ही हुआ था कि इन्होंने देखा कि सामने से एक और घोड़ा गाड़ी वाला आ रहा है, और जैसे जैसे वो करीब आता चला जा रहा है वैसे वैसे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो घोड़ा गाड़ी वाला है या इस घोड़ा गाड़ी को इन्होंने कहीं देखा है। जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आया वैसे वैसे इनको ऐसा लगने लगा कि ये हूबहू वैसे ही घोड़ा गाड़ी वाला है या वैसे ही घोड़ा गाड़ी है जिस घोड़ा गाड़ी में मैं सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसी घोड़ा गाड़ी में मैं सफ़र कर रहा हूँ वैसे ही घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी वाला सामने से आ रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आया वैसे वैसे मैंने देखा कि बिल्कुल वैसे ही घोड़ा गाड़ी सामने मौजूद है जैसी घोड़ा गाड़ी में मैं मौजूद हूँ, और ये जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा घोड़ा गाड़ी चलाने वाला मेरा है। अब ये देख के इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये हैरान होने लगे और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल कुछ देर तक सिचुएशन को भांपने के बाद इनको अंदाज़ा हो चुका कि यकीनन ये किसी ट्रबल में फंस चुके हैं। इनके सामने जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। हो सकता है इनके साथ जो मौजूद है या सामने जो है वो शेप शिफ्टर हो या छलावा हो। जैसे ही इनके जहन में ये ख्यालात आए तो जो कुछ इनको आता था, ख़ास तौर पे हनुमान चालीसा, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इनकी घोड़ा गाड़ी वाला जो ड्राइवर था या जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था उसने इनको देख के हंसना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने हंसना शुरू किया वैसे ही ये जो साहब थे वो उतरे, और उतरते ही इन्होंने अपने गांव की तरफ या रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। ये जैसे जैसे भाग रहे थे वैसे वैसे पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या इनको फॉलो कर रहा है। बहरहाल जैसे तैसे गिरते पड़ते ये अपने गांव पहुँचे, और जब अपने गांव पहुँचे तो वहाँ पहुँच के ये शदीद बीमार हो गए। तकरीबन 1 हफ़्ते तक ये बीमार रहे, और उसके बाद इनकी तबीयत नॉर्मल हुई। उसके बाद से इन्होंने तौबा कर ली थी कि कभी भी रात के टाइम में, ख़ास तौर पे इस टाइम में, इनको अपने गांव का सफ़र नहीं करना है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।